बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले और दहशतगर्दों की जानिब से कई दर्जन मुसाफिरों को यरगमाल बनाने और कत्ल कर देने के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। कई सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक सवाल ये है कि आखिर ये हमला कितना बड़ा था। इससे पहले इससे बड़े हमले हो चुके हैं, ठीक है। जो अगस्त 2024 में हुआ था वो तकरीबन 10 अजला में फैला हुआ एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसमें एक से ज़्यादा शाहराहों को बंद किया गया था। मेरा ख्याल है कराची की तरफ जाने वाली शाहराह बंद थी, मूसा खेल से पंजाब से जो बलूचिस्तान की तरफ आती थी उसको बंद किया गया था, ईरान की तरफ जाने वाली हाईवे को बंद किया गया था, और फिर एक जो इसी जाफर एक्सप्रेस का जो लिंकिंग ब्रिज है उसको भी उड़ा दिया था। और फिर मेन हाईवेज़ पे चेकिंग की थी जिसमें रीइंफोर्समेंट को आते आते देर हो गई थी। उसमें कैजुअलिटी तकरीबन को 70 के करीब थी। तो अगर स्केल में देखा जाए तो वो इससे बड़ा अटैक था। इसी तरीके से इन्होंने कोयटा के रेलवे स्टेशन पे एक सुसाइड अटैक की थी। मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए एक वाक़या ऐसा हो जाता है जो हेडलाइंस को ज़्यादा ग्रैब करता है। क्योंकि ये अब स्टैंड ऑफ काफ़ी देर से चल रहा है और टनल के अंदर फंसा हुआ है, तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एन इंसिडेंट, वरना इससे बड़े इंसिडेंट इन्होंने किए हैं। हालिया दिनों में सूबे में होने वाले इन लगातार बड़े हमलों पर माहिरीन का कहना है कि ये एक ख़तरनाक तसलसल है और जाहिर करता है कि दहशतगर्दों की सलाहियतों में माजी के मुकाबले में इजाफा हुआ है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी तो आपके सामने अब आ गई ना, कि जो लोग हाईवेज को बंद कर सकते हैं, टेम्पररी टाउन्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ट्रेन को हाईजैक कर सकते हैं, तो उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जितनी एक किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप की होनी चाहिए ऑप्टिमल, उतनी तो इनकी है। अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, बसों को, रोड ट्रैफिक को डिसरप्ट कर सकते हैं, ट्रेन इन्होंने हाईजैक कर ली। हो सकता है ये ना कामयाब होते लेकिन इसमें कामयाब हो गए हैं। सुसाइड अटैक्स भी ये कर रहे हैं। तो एक जो इंसर्जेंट की टूल किट होगी उसकी रेpertoire में जितने भी स्ट्रेटजीज होंगी गुरिल्ला वॉरफेयर की, फ्रॉम रूरल एंड माउंटेन गुरिल्ला वॉरफेयर टू अर्बन वॉरफेयर, वो अब इनके पास है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिक्रूटमेंट स्टडी है इनकी, यानी इनके पास इतना बंदा है कि अब अगर इसमें अब मुतज़ाद फिगर आ रहा है कि कितने अटैकर थे, 100 थे, 150 थे, उससे ज़्यादा है। तो अगर 100-150 भी हो तो बड़ा नंबर है, यानी इतने इस जत्थे का आके इस तरह से अटैक करना और कामयाबी से करना जो है ये अलार्मिंग है। तो जो इन नटशेल मैं कह रहा हूँ कि सलाहियत तो अब सामने नज़र आ रही है। टूल के अंदर जितनी स्ट्रेटजीज हैं वो पास है। जो आप यू नेम इट, IEDs करते हैं, सुसाइड अटैक्स करते हैं, ट्रेन हाईजैकिंग कर लेते हैं, पिक्ड बैटल्स जो है वो एम्बुशेस करके सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर या मिलिट्री पोस्ट के ऊपर वो करते हैं। तो मतलब है उस प्ले बुक में जो भी कोई है वो इस्तेदाद इनके पास है, और ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। फंडिंग की स्ट्रीम इनकी ठीक लगती है, रिक्रूटमेंट की पाइपलाइनें इनकी जो है वो काफ़ी स्टडी नज़र आती हैं, विच इज़ अलार्मिंग। और उससे बड़ी जो बात है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे तो मैंने बात कर दी, उससे जो बड़ी है वो इसका तवातुर के साथ होना है। यानी जो रिकरेंट हाई प्रोफाइल अटैक ये कर रहे हैं, एक होता है कि आप 3-4 महीने में एक बड़ा अटैक करें, महीने में एक करें, ये फ्रीक्वेंटली और रिकरेंटली हाई प्रोफाइल अटैक कर रहे हैं। आप देखें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक वीक 10-10 दिन के वक्फे से कर लेते हैं, जो तशवीशनाक बात है। यानी ये नज़र ऐसा आता है कि जो इनको काउंटर करने वाले इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो इसकी टेरेन और इसकी एवोल्यूशन इतनी रैपिड है कि वो कैचअप करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, which I think is alarming. मैं ये कह रहा हूं कि 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. इतना ही टाइम लगता है रिएक्शन टाइम, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं। सूबे के वजीर आला सरफराज बुक्टी का कहना है कि दहशतगर्द चंद घंटों से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते और ये उनके कमजोर होने की निशानी है।
मगर माहिरीन की राय इसके बरक्स है और वो समझते हैं कि देसी साख्ता बमों से हमला करने वाले दहशतगर्द अगर सोफिस्टिकेटेड हमले कर रहे हैं तो ये परेशान होने वाली बात है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इनके पास खतरे की बात नहीं है, कि इनके पास इलाका होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो इनडायरेक्ट एडमिशन तो यही है कि इलाका तो होल्ड टेम्परेरीली कर लेते हैं। तो पहले तो इस बात का जवाब दे कि ये लोग जो पावर पाइलॉन्स, मोबाइल टावर्स और रेलवे ट्रैक पे जो है वो लो लेवल के क्रूड लेवल के बम्स या क्रैकर लगा के अटैक करते थे, वो उनके नंबर और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इस हद तक कैसे पहुंच गई है कि वो इलाका टेम्परेरीली होल्ड करने की पोजीशन में आ गए। इसको तो छोड़ दें कि कब्जा रखने की सलाहियत, उसको आप साइड पे कर दें। ये लोग मेन हाईवेज पे नहीं आ सकते थे, कैसे मेन हाईवेज पे आ रहे हैं? ये लोग इलाका में टेम्परेरीली उसको होल्ड नहीं कर सकते थे, अब कैसे कर पा रहे हैं? ये लोग ट्रेन को हाईजैक नहीं कर सकते थे, आज इन्होंने कैसे कर लिया है? ये लोग मिलिट्री कैंप्स और सिक्योरिटी चेक पोस्टों के ऊपर आके उस तरीके से हमला नहीं कर सकते थे, डरते थे, साइडों पे रहते थे, आज कर रहे हैं। यानी वो डिफेंसिव वॉरफेयर से ऑफेंसिव वॉरफेयर पे, रूरल या माउंटेन गुरिल्ला वॉरफेयर से अर्बन वॉरफेयर पे, गुरिल्ला वॉरफेयर पे आ गए, कैसे आ गए हैं? ये वो सवाल है जिनके हमें जवाब चाहिए। तो सरफराज बुख्ती साहब एक बहुत ही चैरिटेबल व्यू ले रहे हैं, एक बहुत ही वोलाटाइल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही फ्लूइड एंड रैपिडली इवॉल्विंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का। मेरा ख्याल है ये सवालों इससे ज़्यादा सख्त सवाल खड़े होते हैं, और ये तो उन्होंने एडमिट कर लिया है कि होल्ड कर लेते हैं लेकिन टेम्परेरीली होल्ड करते हैं। तो बुख्ती साहब इसका जवाब चाहिए ना हमें, किस तरह होल्ड कर लेते हैं? क्यों इनकी जो कैपेबिलिटीज़ बढ़ी है उनको रोकने का तो काम है, वो क्यों रुक नहीं पाई? कहाँ से फंडिंग आती है, क्यों नहीं रोक पा रहे? कहाँ से असला आता है, उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? बॉर्डर के बाहर से आता होगा, क्यों एक्शन नहीं हुआ? किस तरह से रिक्रूटमेंट बढ़ रही है, उसको क्यों को रोक नहीं रहा? और फिर अगर 150 का जत्था देखे ना आता है, इस अटैक को जो इतने बड़े लेवल का कॉम्प्लेक्स अटैक है, इसकी प्लानिंग हुई होगी, इसकी कहीं ना कहीं पे जो है वो ट्रेनिंग हुई होगी, फिर ये 100-150 का जत्था, अब एग्जैक्ट नंबर तो ये जब पूरी जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ है या ख़त्म होगा तो फिर एग्जैक्ट डिटेल्स पता चलेंगी कितना बंदा आया था, 100-150 आया। तो जब वो मूव कर रहा था तो किसी ने उनको क्यों डिटेक्ट नहीं किया? ये इंटेलिजेंस के इतने इतने बड़े बड़े गैप्स क्यों हैं यहाँ पे? इन सारे सवालों का जवाब अब चाहिए। तो इट्स अ ह्यूज सिक्योरिटी फेलियर जी, अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अंदोनाक, अलमनाक, तशवीशनाक वाक़या है। इस वाक़े के बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि बातचीत से मामलात को हल किया जाए और जेन्युइन सियासी क़यादत को आगे लाया जाए, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इस वाक़े के बाद एक भरपूर फौजी कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दों का कला कमक किया जा सके। देखिए, रियासतों के पास ऑप्शन कभी ख़त्म नहीं होते, उनके पास हर ऑप्शन मौजूद रहता है, इसीलिए वो रियासत होती है। उनके पास ऑप्शंस जो हैं, और अगर ऑप्शंस ना हो तो रियासत को फिर ऑप्शन क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, उसके लिए मसले को रिजॉल्व करने की सिंसेरिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनमें नहीं है, तो अगर वो शुरू करना चाहें तो शुरू हो सकता है। हाँ ठीक है, बहुत लेट हो चुका होगा, लेकिन कहीं से तो शुरू कर सकते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो आप कहीं से शुरू करें, उसका पहला स्टेप क्या होगा? मेरे हिसाब से पहला स्टेप तो यही होगा कि जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप जिसके अंदर लोगों का कुछ ट्रस्ट हो वो तो आए ना। उनमें जब कुछ लोगों का ट्रस्ट होगा तो कुछ ना कुछ जो यहाँ पे गमो गुस्सा पाया जाता है, थोड़ा बहुत उसका मदावा उधर ही हो जाएगा। और फिर ये तो नहीं है ना कि कोई मोनोलिथ तो नहीं है ना, ये जितने भी ग्रुप है कोई ये मोनोलिथ तो है नहीं, कहीं से तो बात शुरू हो सकती है। और हमेशा किसी भी मूवमेंट में जो ये देखे ना, ये बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड किस्म की मूवमेंट्स हैं जो ऑपरेट करती हैं, उसमें ये नहीं होता कि सारों का एक ही व्यू है, रिजिड व्यू तो नहीं लेते। कोई जो है वो रिजिड होते हैं, कोई लेस रिजिड होते हैं, कोई प्रैग्मेटिक मॉडरेट होते हैं। तो जो प्रैग्मेटिक मॉडरेट होंगे उनको लाने की कोशिश करें, उनके साथ शुरू करें, और जो ज़्यादा हार्ड लाइनर है उनको आप आइसोलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस तो शुरू होना चाहिए। देखें, यहाँ 2 दिहाइयों से यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों के बड़े छोटे ऑपरेशन यहाँ पे चलते रहे हैं, 2 दहाइयों से चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल प्रोसेस क्यों नहीं चल रहा? और जो को पॉलिटिकल प्रोसेस था, हमने उसको भी इंजीनियरिंग कर करके स्टेट और सोसाइटी का गैप बलूचिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि आज जो सिंपैथीज है वो ज़्यादातर इंसर्जेंट्स के साथ होती है। तो यहाँ पे एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है,
जितनी भी ये तल्ख बात हो, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है, वो होने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे मेरा ख्याल है अब ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट में है और इवन के जो अपोजिशन में, उनको इसका इदराक करके इस पर मेरा ख्याल है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और फिर इसको देखना चाहिए कि इसका क्या किया जा सकता है। तो ऑप्शन तो टेबल पे निकल आते हैं, विल होनी चाहिए और सिंसेरिटी होनी चाहिए, तो बिल्कुल हल निकलते हैं। एक बार अवाम का गमो गुस्सा बैठ गया तो ये रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए। जब वो बंद हो जाएगी तो फिर इनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं वो कम या एटलीस्ट रुक जाएंगी। यानी जब स्टेट और सोसाइटी के गैप को आप ब्रिज करेंगे ना, तो वो रिक्रूटमेंट की स्ट्रीम जो है वो ड्राई हो जाती है। वो जब ड्राई होती है तो फिर आइसोलेट करना आसान हो जाता है। फिर आपका जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी वापस आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे विल की ज़रूरत है। टाइम ज़ाया किए बगैर इधर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, उसके अंदर कुछ फैसले और तल्ख फैसले करने पड़ेंगे और उनको करके फौरन आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।